नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महंगाई के जनरलाइजेशन की, महंगाई और राजनीति के रिश्ते की। जब महंगाई किसी एक वस्तु पर न रुककर अलग अलग वस्तुओं में महंगाई आने लगती है, सामने एक वस्तु की महंगाई को कम करने की कोशिश करते हैं, दूसरे महंगाई आ जाती है, दूसरे की कम करते हैं, तीसरे महंगाई आ जाती है। ये स्थिति जो है महंगाई के जनरलाइजेशन की होती है। महंगाई और राजनीति के बीच एक बहुत ही गंभीर रिश्ता है, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ती है तो राजनीतिक जोखिम बढ़ता है और सरकार जिस तरीके से महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि वो राजनीतिक जोखिम से बचना चाहती है। खुदरा महंगाई दर अगस्त में जुलाई के मुकाबले थोड़ी सी कम होकर 6.83% पर आई है, लेकिन खाद्य महंगाई दर 9.94% पर बनी हुई है। इसी तरह जो खाद्यान्नों की महंगाई दर है, जिसे सीरियल इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 12% से ज़्यादा बनी हुई है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि सब्जियों की महंगाई अगस्त में 25% रही, दूसरे जो दालें हैं वो 12% से ज़्यादा महंगी हुई पिछले एक साल के मुकाबले, और जो फल हैं उनकी कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ी। लेकिन हाँ, ये है कि जो खाद्य तेल और वसाई की जो चीज़ें हैं वो उनकी महंगाई दर में करीब 16% की गिरावट आई है। अब सवाल उठता है कि महंगाई अभी भी जो आंकड़ा है वो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कंफर्टेबल जोन है 4% ±2, उससे ज़्यादा है। असल में जो रिजर्व बैंक का जो आंकड़ा होता है और उसकी जो सीमा है नियंत्रित करने की, वो एक तरीके के आंकड़ों की प्रक्रिया है। लेकिन जब जनरल बात हम करते हैं, वो लोगों को किस तरीके से महंगाई प्रभावित करती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं दो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि पिछला जो अनुभव है महंगाई के वो क्या है। 2014 में जब आम चुनाव हुए, उस एक साल के दौर में चुनाव होने के पहले और चुनाव होने तक जो महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर, वो 11% से ज़्यादा उसका औसत रहा था। लेकिन जहाँ तक हम देखें, जब 2019 में आम चुनाव हुए वो करीब 0.5% के आसपास ही। सवाल है कि जब महंगाई काफ़ी ज़्यादा थी और सरकार महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई थी, उसका नतीजा ये हुआ कि जो यूपीए की सरकार थी उसको उसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा। और 2019 में जब महंगाई 0.4% पर एक साल का औसत था, उसका राजनीतिक फ़ायदा मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसको मिला। उनको फिर से एक बार सत्ता में वापसी का मौका मिला। सरकार क्यों चिंतित है? अगर हम पिछले कुछ महीनों के आंकड़े देखें या एक साल के सरकार के फैसलों की चर्चा करें, वो साबित करता है कि सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है कि महंगाई नियंत्रण में रहे। पहले मैं जाऊंगा 2022 में, पिछले साल गेहूं का उत्पादन कम होने के चलते सरकारी स्टॉक में गेहूं कम हो गया और जो सरकारी खरीद थी वो सिमट कर 188-79 लाख टन के आसपास आ गई। नतीजतन सीजन के बीच में ही सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जब चावल के दाम बढ़ने लगे तो ब्रोकन राइस के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया सितंबर में पिछले साल, और जो गैर बासमती चावल था उसके ऊपर 20% सीमा शुल्क लगाया गया। उसमें पार बॉयल्ड गैर बासमती चावल को छोड़ा गया और बासमती चावल को भी छोड़ा गया। उसके बाद सरकार ने दालों के ऊपर लिमिट लागू की। खाद्य तेलों के लिए भी इंपोर्टर्स को कहा कि आपको आंकड़े देने पड़ेंगे। और इस साल जो है, पहले जब प्याज के दाम बढ़ने लगे तो प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया गया, जिससे देश में उपलब्धता बनी रहे। अगर हम देखें कि जून जुलाई में प्याज के साथ साथ उसके पहले टमाटर की कीमतों ने रिकॉर्ड बनाया था। 250 रुपये किलो तक टमाटर चले गए थे, उनका दाम चला गया था और सरकार को इंटरवीन करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन दाम अगस्त में जाकर के, अगस्त के भी आखिरी हिस्से में जाकर के सामान्य हुए। फिर सरकार ने
इस साल जब गेहूं की खरीद उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं थी, गेहूं के ऊपर जून में स्टॉक लिमिट देश में लागू की। इसके पहले सरकार ने जो चीनी का निर्यात कोटा जितना था उसको वहीं रोक दिया और चीनी को जो फ्री एक्सपोर्ट की सूची थी उससे हटा करके रेस्ट्रिक्टेड सूची में डाल दिया। यही बात नहीं रुकी जब जैसे कि मैंने जिक्र किया कि गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई गई है 31 मार्च 2024 तक के लिए, वो भी तब जब हमने कहा कि 112 मिलियन टन से ज़्यादा का देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, क्योंकि गेहूं की कीमतें 30 रुपये किलो को पार कर गई थी, नियंत्रित नहीं हो रही थी। चावल की सामान्य कीमत 40 रुपये किलो तक पहुंच गई है। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने चावल का जो निर्यात है, जो वाइट राइस गैस बासमती चावल है, उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और उस प्रतिबंध से बात नहीं बनी, उसके बाद जो पार बॉइल्ड राइस है उसके ऊपर 20% की ड्यूटी लगाई। और तब भी जब कीमतें नियंत्रित नहीं हो रही थी, जब बासमती सबसे महंगा चावल है, बासमती के निर्यात के लिए $1200 प्रति टन का आपने उसके ऊपर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया। ये सब कदम सरकार के उस प्रतिक्रिया को दिखाते हैं जिसमें सरकार कोशिश कर रही है कि देश में महंगाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब महंगाई, खास तौर से जो खाद्य महंगाई है वो तेज़ी से फैलती है या उसके ऊपर नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि लोगों के अंदर नाराज़गी ज़्यादा होती है और उसका जैसे राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चालू साल में दिसंबर तक 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अप्रैल मई 2024 में आम चुनाव है लोकसभा का। सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि कीमतें तेजी से बढ़ें। एक और मैं बताऊं, चीनी को लेकर के भी सरकार काफ़ी सतर्क है। चीनी के उत्पादन में गिरावट के आंकड़े एक उद्योग संगठन ने जारी किए थे, तो सरकार ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ में इस तरीके की भी बातें हो रही हैं कि क्या हम कच्ची चीनी का आयात करेंगे, क्योंकि जो अभी अल नीनो है उसके चलते अगस्त में बारिश में भारी गिरावट आई और चीनी के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है, खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि सितंबर में कुछ जगह बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो दालें हैं, हम दालों पर हमारी आयात निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि दालों का क्षेत्रफल चालू खरीफ सीजन में करीब 10 लाख हेक्टेयर कम है पिछले साल के मुकाबले, जबकि पिछले साल उत्पादन कम हुआ था। इसका मतलब अभी भी उत्पादन कम रहेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि चना दाल को प्रमोट करके कीमतों को नियंत्रित करें, लेकिन जो मसूर है, मूंग है, उनकी जो कीमतें हैं और अरहर की कीमतें लगातार रिकॉर्ड बनाने की तरफ हैं आयात के बावजूद। हाँ, हालांकि सरकार ने आयातकों के लिए भी काफ़ी सारे नियम लागू किए हैं, उनको समय पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बाजार में अपने स्टॉक को उतारना पड़ेगा। ये सारे ऐसे कदम हैं जो कि सरकार चिंतित है, उसके चलते महंगाई को नियंत्रित करने के लिए उठा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में हमें इस तरीके के और कदम देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की भी सूचना है कि जो चीनी मिलें हैं और चीनी के जो ट्रेडर हैं उनको भी स्टॉक डिस्क्लोजर करने के लिए, इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करने के लिए कहा गया है। जबकि चीनी बहुत ही नियंत्रित कृषि उत्पाद है, जिसमें चीनी मिलों को हर महीने बिक्री का कोटा जारी किया जाता है और उनको उतना ही बेचना पड़ता है उस अवधि में। लेकिन ये मैं कह दूं कि इसके साथ ही कि इस साल अभी सितंबर का महीना है, 30 सितंबर को चीनी का पेराई वर्ष 2022-23 खत्म होगा। 1 अक्टूबर 2023 से नया सीजन शुरू होगा। लेकिन जब नए सीजन में हम जाएंगे तो जो चीनी का जो स्टॉक है देश में वो 5 साल के न्यूनतम स्तर पर होगा। इसलिए अगर उत्पादन कम होता है तो सरकार और कुछ कदम उठा सकती है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार के ये कदम क्यों हैं, उसका सीधा संबंध है कि सरकार राजनीतिक जोखिम से बचना चाहती है और खाद्य महंगाई आम आदमी की जेब को असर करने के साथ उसके जनमानस पर प्रतिकूल असर डालती है। सरकार नहीं चाहेगी कि आगामी चुनाव में महंगाई के चलते उसको कोई नुकसान हो, इसीलिए ये तमाम सारे कदम उठाए गए हैं। ये कदम कितने कारगर साबित होंगे ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, क्योंकि ये भी एक बात तय है कि इस बार जो खरीफ
की फसलों का उत्पादन है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि मानसून अभी तक सामान्य नहीं है, इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे YouTube चैनल रूरल वॉइस इन को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट और विश्लेषण जानने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ ही हमारी वेबसाइट ruralvoice.in हिंदी में और eng.ruralvoice.in अंग्रेजी में, उस पर जाकर के जानकारी हासिल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।